हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी। आज हम हमारी मॉडर्न लिटरेचर की सीरीज में नेक्स्ट राइटर कर रहे हैं, दैट इज जॉर्ज ऑरवेल। हम इनकी बायोग्राफी प्लस इनकी लाइफ से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हिज रियल नेम इज एरिक आर्थर ब्लेयर। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है ये इनका रियल नेम नहीं था, बल्कि इनका पेन नेम है। पेन नेम होता है जो कि हम यूज करते हैं टू पब्लिश एनी वर्क। तो जैसे कि ये जॉर्ज ऑरवेल नेम से फेमस है, तो इन्होंने जितने भी अपनी राइटिंग्स है, जो भी इनका वर्क है, नॉवेल्स है या फिर एसेज हैं, वो जॉर्ज ऑरवेल नाम से ही पब्लिश किए हैं। तो इसीलिए ये इनका पेन नेम बन जाता है। लेकिन इनका जो असली नाम था, रियल नेम था, दैट वाज एरिक आर्थर ब्लेयर। नाउ जॉर्ज ऑरवेल इनका नाम इन्होंने कैसे रखा? जॉर्ज जो है इंस्पायर्ड बाय अ सेंट, एक सेंट थे इंग्लैंड में, उससे इंस्पायर होकर इन्होंने अपना नाम जॉर्ज रखा। एंड ऑरवेल एक रिवर है इन सफेक, दैट इज हिज फेवरेट प्लेस ऑल्सो। एक रिवर का नाम है ऑरवेल, तो ये इनकी काफी पसंदीदा जगह भी थी, यहाँ पर ये काफी जाया करते थे। तो इसीलिए वहां से इन्होंने पिक कर लिया नेम ऑरवेल। नाउ ही वॉज बॉर्न ऑन जून 25, 1903 इन मोतीहारी, बंगाल, इंडिया, नाउ बिहार। तो इनका जो बर्थ है, इनका जो जन्म है, वो इंडिया में हुआ है, इसीलिए ये पॉइंट भी जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई भी राइटर है, ब्रिटिश राइटर है या अमेरिकन या कोई भी बाहर का राइटर है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इंडिया से रिलेटेड है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज काफी चांसेस होते हैं कि ऐसी ऐसी चीजों पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। बट हाँ, इससे ये इंडियन राइटर नहीं हो जाते। इनका जन्म इंडिया में क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि हिज फादर्स नेम इज रिचर्ड वॉम्सले ब्लेयर, वर्कड इन इंडियन सिविल सर्विस। ये इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे, बिकॉज उस टाइम पर इंडिया जो है ब्रिटिश की कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो इसीलिए इनके फादर यहाँ पर काम करते थे, इनकी फैमिली इनके साथ ही रहती थी। दैट इज द रीजन कि जॉर्ज ऑरवेल का जो बर्थ है वो इंडिया में हुआ है, लेकिन अगले ही साल ये वापस इंग्लैंड चले गए थे। इनकी मदर का नाम देख लेते हैं अब। हिज मदर नेम इज एडा मेबल ब्लेयर। नाउ ऑरवेल वॉज द मिडल चाइल्ड ऑफ थ्री। तीन भाई बहन थे ये, जिसमें से ऑरवेल जो थे मिडल चाइल्ड थे, इनकी दो बहनें थी। इन 1904 द फैमिली मूव्ड टू हेनले ऑन थेम्स। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि नेक्स्ट ईयर ये इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे वापस। इनके फादर थे वो इंडिया में ही रहे थे अंटिल हिज रिटायरमेंट, और 1912 तक ये इंडिया में थे, उसके बाद ये भी इंग्लैंड चले गए थे। नाउ नेक्स्ट, हिज एजुकेशन। ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज यहीं से जो है इनकी जितनी भी राइटिंग्स है उनकी थीम्स आती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी राइटर कुछ भी लिख रहा है, उसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या है या फिर उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो कहाँ से डेवलप होती है, जो भी उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस है उसी पर बेस्ड सारी चीजें होती है। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए किसी भी राइटर के बारे में पढ़ने से पहले कि उनकी लाइफ में क्या क्या था, कहाँ से उनकी एजुकेशन हुई है, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है। तो उनके वर्क्स को समझना हमारे लिए काफी इजी हो जाता है। लेट्स सी। Education is Saint Cyprian School, Eastbourne. Okay, Orwell attended this preparatory boarding school on a partial scholarship at age 8. तो एक तो हमें स्कूल का नाम पता होना चाहिए, सेंट सिप्रिंस स्कूल। तो इस स्कूल में एडमिशन के लिए भी उन्हें क्या है कि स्कॉलरशिप मिली थी, स्कॉलरशिप बेस पर उनका एडमिशन हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने क्या फील किया, ही फेल्ट द स्कूल फेवर्ड रिचर स्टूडेंट। उन्हें ये लगा कि इस स्कूल में जो है, जो रिच स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा फेवर किया जाता है। और ये चीज जॉर्ज ऑरवेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इवन स्कूल टाइम से ही उनके माइंड में चीजें आने लग गई थी कि हमारी सोसाइटी में कितना ज्यादा क्लास डिस्टिंक्शन है, इक्वालिटी नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में वो लिखना भी चाहते थे। एंड वी सी ही लेटर रॉट अबाउट दिस इन हिज एसे सच सच वर द जॉयज। इन्होंने एक ऐसे लिख ही दिया इसी थीम पर बेस्ड। नाउ ईटन कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इन्हें अगेन स्कॉलरशिप मिली थी, किंग्स स्कॉलरशिप इनको मिली थी, वेयर ही स्टडीड अंटिल एज 18। और 18 ईयर की एज तक ये ईटन कॉलेज में ही थे। हिज टीचर्स इंक्लूडेड एल्डोस हक्सली, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी एक बहुत फेमस राइटर थे। और देखिए वो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि इतने फेमस राइटर उनके टीचर हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ पर इनका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, और वो भी पॉजिटिव इफेक्ट। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यू शुड नो दिस। ऑरवेल वॉज पार्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल कॉलेज। अच्छा, इनके कॉलेज में दो ग्रुप्स थे अब ईटन कॉलेज में, एक तो कॉलेज ग्रुप था एंड सेकंड वाज
ओपिडेंस। कॉलेज ग्रुप जो था वो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स के लिए था जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, एंड ऑरवेल इसी का पार्ट थे। और जो दूसरा था ओपिडेंस, वो रेगुलर स्टूडेंट्स का ग्रुप था। लेकिन ऑरवेल जो थे वो, उन्हें ये एलाइटिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, कि वो एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप के पार्ट है। इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा कोर्सेज ले लिए थे कि वो रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ भी मिक्सअप हो सके। तो हमें पता चलता है कि यहाँ से उनकी ये आइडियोलॉजी ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी थी कि उन्हें इक्वालिटी पसंद थी, उन्हें ये क्लास डिस्टिंक्शन जैसी चीजें, कोई रिच है या कोई पुअर है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। नाउ नेक्स्ट इज इन 1922 आफ्टर फिनिशिंग एट ईटन कॉलेज, जॉर्ज ऑरवेल डिड नॉट गो यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। हमने पीछे भी एक राइटर पढ़ा था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उन्होंने भी वो भी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। एंड सिमिलरली जॉर्ज ऑरवेल हैं, जो ये भी यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं। इनके लिए रीजन क्या रहा? फाइनेंशियल इश्यूज। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, यही रीजन था कि ये यूनिवर्सिटी में भी नहीं जा पाए। अच्छा, यहाँ पर इनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिले बिकॉज ये उस टाइम के एजुकेशनल सिस्टम को थोड़ा सा अपोज करते थे, एंड इसकी वजह से इनके जो ग्रेड्स थे वो भी काफी ज्यादा पुअर हो गए थे। एंड पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो इन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिला। इंस्टेड ही अटेंडेड अ क्रैमर। क्रैमर क्या होता है? क्रैमर इज लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट, आप कह सकते हैं कि जहां पर हम क्रैश कोर्स ले लेते हैं, जल्दी से किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए फोकस करते हैं हम जब किसी भी चीज पर, और उसके लिए हम कोई कोर्स लेते हैं, उसको हम क्रैमर बोल सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप। सो देयर ही प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। कहाँ का एंट्रेंस एग्जाम? इंडियन इंपीरियल पुलिस। ठीक है, इन्होंने इंडियन इंपीरियल पुलिस को फिर ज्वाइन भी किया बर्मा में। देन देयर ही enforced British colonial laws, which he grew to hate, calling imperialism a horrible thing. अच्छा, अब जब ये जॉब कर रहे थे तो यहाँ पर उन्हें एक और चीज देखने को मिली कि जो ब्रिटिश के लॉज थे, ब्रिटिश लाइक ब्रिटेन की काफी सारी कॉलोनीज थी उस टाइम पर, तो वहां पर जब ये काम कर रहे थे, इन्होंने देखा कि वो कितनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं नेटिव पीपल को, एंड कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हो रहा है। तो यहाँ से उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई दैट ही कॉल्ड इंपीरियलिज्म अ हॉरिबल थिंग। तो वही थी उनकी सोच, शुरू से ही ये बनती आ रही थी कि उन्हें इक्वालिटी पसंद थी, उन्हें ये क्लास डिस्टिंक्शन, रिच पुअर या फिर ब्लैक व्हाइट, ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी लोग सेम होने चाहिए। सो हिज एक्सपीरियंसेस इंस्पायर्ड हिज एसे हैंगिंग। तो इन्होंने फिर एक और ऐसे लिखा, यहाँ के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उन पर बेस्ड। एंड वन मोर ऐसे, शूटिंग एन एलिफेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है इनका। एंड हिज नोवेल बर्मीज डेज भी इन्हीं सारे इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। Now, in 1927, due to poor health, he resigned and decided to become a writer. तो अब इन्होंने यहाँ से भी रिजाइन कर दिया, एंड यहाँ इन्होंने डिसाइड किया दैट ये राइटर बनेंगे। नाउ नेक्स्ट 1927 से 1932 तक, टू अंडरस्टैंड द पुअर, ऑरवेल लिव्ड अमंग देम, अडॉप्टिंग द नेम जॉर्ज ऑरवेल। अब यहाँ पर हमें ये स्टोरी पता चलती है कि इन्होंने ये नाम अडॉप्ट किया ही क्यों था, इनका रियल नेम ये यूज क्यों नहीं करते। बिकॉज देखिए, अगर आप बहुत अच्छी कोई स्टोरी लिखना चाहते हैं या नोवेल लिखना चाहते हैं या कोई भी राइटिंग का पीस लिखना चाहते हैं, तो आपको उस चीज की डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक बेस्ट वर्क अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसीलिए जॉर्ज ऑरवेल जो थे, 1927 से लेकर 32 तक, ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक, ये पुअर कम्युनिटी में रहे, टू अंडरस्टैंड द पुअर। ये वहां पर रहकर वो जिंदगी जी रहे थे, ताकि इनको छोटी छोटी डिटेल्स जो कि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, कोई बता नहीं सकता, उन चीजों को फील कर कर इन्होंने यहाँ पर देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं, क्या-क्या हर्डल्स इनकी लाइफ में आते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज ये मिस कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। सो टू अवॉइड एम्बैरेसिंग हिज फैमिली, अब इन्होंने ये नाम जो है अडॉप्ट कर लिया था जॉर्ज ऑरवेल। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जैसे ही रह रहे हैं इन 4-5 सालों में, तो इससे इनकी फैमिली को एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, इसीलिए इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया था। ही वर्कड लो पेइंग जॉब्स इन पेरिस। अब पेरिस में इन्होंने काफी लो पेइंग जॉब्स की थी। किस टाइप के काम कर रहे थे? डिश वॉशिंग इन होटल्स की, बर्तन धोने का काम कर लिया होटल्स में, बहुत ही चीप जगहों पर रह रहे थे। एंड दिस इज हाउ ही गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग लाइक अ पुअर। दीज एक्सपीरियंसेस शेप्ड हिज फर्स्ट बुक, एंड फिर इनकी फर्स्ट बुक आती है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन।
ओके, इम्पोर्टेंट, हमें पता होना चाहिए किसी राइटर की फर्स्ट बुक कौन सी है। नाउ 1932 से लेके 33 तक इन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाया, एक टीचर की तरह भी इन्होंने काम किया था, एंड प्लस इन्होंने सिविल वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। माइनर इन्फॉर्मेशन है बट वी शुड नो, जस्ट गो थ्रू इट। नाउ नेक्स्ट, पर्सनालिटी एंड बिलीव्स। अब वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया है इनकी कैसी पर्सनालिटी थी या फिर इनके बिलीव्स क्या थे, बट स्टिल 2 पॉइंट्स ओनली। सोशलिस्ट बिलीफ, ऑरवेल सपोर्टेड सोशलिज्म, हमने देखा है कि सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे। वांटिंग फेयरनेस, इन्हें ये क्लास डिस्टिंक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इन्हें इक्वालिटी पसंद थी फॉर ऑल, स्पेशली द पुअर, क्योंकि पुअर के बारे, लाइक जो गरीब लोग होते हैं उनके बारे में तो इनकी बहुत ज्यादा अच्छी थिंकिंग बन गई थी, क्योंकि इन्होंने खुद रहकर देख लिया था, उनकी लाइफ इन्होंने जी कर देखी थी। बट डिसलाइक्ड एक्सट्रीम कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट का रूल होता है काफी ज्यादा अगर कंट्रोल है, या फिर अगर वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, इस चीज को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगेंस्ट टोटेलिटेरियनिज्म, टोटेलिटेरियनिज्म क्या होता है कि जहां पर एक ही पर्सन का रूल होता है, लाइक अगर हम एग्जांपल लें हिटलर का, उस टाइम पर हिटलर के अलावा किसी और की चलती ही नहीं थी। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, नाजी रूल, ये इसका एग्जाम्पल बन जाता है। सो ये इस चीज को भी अपोज करते थे। नाउ नेक्स्ट, हिज राइटिंग करियर, इन्होंने काफी सारी छोटी छोटी जॉब्स की है, सो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट, हमें जस्ट नेम्स पता होने चाहिए। लाइक न्यू एडेल्फी एक मैगजीन थी, वहां पर इन्होंने काम किया है। बीबीसी ईस्टर्न सर्विस इन लंदन, ही फाउंड द वर्क इनइफेक्टिव एंड रिजाइंड, कॉलिंग इट अ ल्यूनेटिक असाइलम। अब इन्होंने काम किया था बीबीसी ईस्टर्न सर्विस में भी, लेकिन इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आया वहां पर, एट द एंड इवन ये क्या कहते हैं, ल्यूनेटिक असाइलम। ल्यूनेटिक असाइलम का मतलब होता है पागल खाना। हॉरिजन, यहाँ पर भी इन्होंने काम किया है, इन्होंने एसेज पब्लिश किए थे यहाँ पर। इनका एसे है पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज द लिसनर, यहाँ पर इन्होंने बुक रिव्यूज लिखे थे। नेक्स्ट, लिटरेरी एडिटर ऑफ ट्रिब्यून, ये ट्रिब्यून के लिटरेरी एडिटर भी थे। एंड किस कॉलम पे ये काम करते थे, एज आई प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एंड लिटरेरी ये सॉरी, लिटरेरी एडिटर थे ये ट्रिब्यून के। ये ट्रिब्यून है क्या, ये एक मैगजीन थी। नाउ द ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर था, वहां पर भी इन्होंने काम किया है, और यही वो टाइम था जहां इन्होंने अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, जिसकी वजह से आज ये जाने जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फेम मिला, इवन इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो लिखा, एंड दैट इज एनिमल फार्म। वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी समरी हम बहुत डिटेल में करेंगे। Now, Orwell moved to Jura, Scotland in 1946, living in a remote farmhouse called Barnhill, okay, to write 1984। ये भी एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है। लाइक ये दो नोवेल्स तो आपको पता होनी चाहिए, इनकी स्टोरी, इनके कैरेक्टर, एवरीथिंग, इनकी थीम्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल्स है ये। हिज डिस्टोपियन मास्टरपीस, ये डिस्टोपियन मास्टरपीस है, मतलब यूटोपिया, डिस्टोपिया। यूटोपिया इज अगेन द राम राज्य, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें सब कुछ अच्छा होता है। डिस्टोपिया उसका ऑपोजिट, जहां पर कंट्रोल होता है, आप फ्रीली जी नहीं सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा होता है, दैट इज डिस्टोपिया। तो एंड इट इज अबाउट टोटेलिटेरियनिज्म, तो ये उसी गवर्नमेंट के बारे में है। लाइक नाजी रूल हमने पीछे डिस्कस किया, सो इसकी थीम यही रहती है 1984 की। हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। नाउ मैरिजेस, ये भी हमें पता होना चाहिए। इलेन ओ शॉग्निसी, आई डोंट नो, द नेम इज वियर्ड, सो शॉनेसी, क्या वी विल प्रोनाउंस इट एज ओ शॉनेसी। तो ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। 1936 से लेके 1945 तक इनकी मैरिज चली, लेकिन इनकी वाइफ की यहाँ पर डेथ हो जाती है, एक रूटीन ऑपरेशन इनका हो रहा होता है उसकी वजह से। तो फिर ये दूसरी शादी करते हैं कब, 1949 में। अच्छा, जो इन्होंने दूसरी शादी की थी सोनिया बॉर्नेल के साथ, इसके 3 महीने बाद ही इनकी डेथ हो जाती है। इवन इन्होंने ये शादी भी हॉस्पिटल में ही की थी, जब ये हॉस्पिटलाइज्ड थे, इनको टीबी हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस, एंड बट स्टिल ही वाज इन लव विद सोनिया, एंड शी वाज आल्सो इक्वली इन लव विद जॉर्ज ऑरवेल। तो इन दोनों ने शादी की थी, एंड आफ्टर 3 months ही वाज नो मोर। सो शी मैनेज हिज लिटरेरी एस्टेट आफ्टर हिज डेथ, एंड उनकी डेथ के बारे में, डेथ के बाद जो इनकी सेकंड वाइफ थी सोनिया, इन्होंने इनके सारे लिटरेरी जो वर्क था, सब कुछ था, सब हैंडल किया, एंड एडिटिंग भी की, इनके जो वर्क पब्लिश नहीं हुए थे उनको पब्लिश भी करवाया। सो एट द एंड, January 21, 1950 इनकी डेथ हो जाती है। ऑरवेल डाइड ऑफ टीबी एट यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन एट एज 46। तो काफी ज्यादा इनकी एज नहीं थी, कम ही एज में इनकी डेथ हो गई थी। नाउ
list of his important works. Here you can see I have provided you the list of novels: Burmese Days, A Clergyman's Daughter, Keep the Spidistra Flying, Coming Up for Air, Animal Farm, 1984. So इसमें जो भी important works है उनको हम discuss करेंगे, उनकी summary I will provide you, I will bring videos on that. बट स्टिल आपको नेम्स पता होने चाहिए. आई ऑलवेज से कि गो थ्रू द लिस्ट ऑफ नेम्स, एटलीस्ट इतना तो हो कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि दिस वर्क इज रिटन बाय whom, सो आपको ये तो पता होना ही चाहिए. नाउ कुछ इनके नॉन फिक्शन बुक्स है. हियर इज द लिस्ट फॉर ऑल ऑफ द वर्क्स. एंड देन इनके एसेज इनके काफी सारे हैं. मैंने यहाँ पर सिर्फ वो इंक्लूड किए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली जिन पर क्वेश्चंस आए हैं. So that is it for today. I guess you liked it. And please like, share, and subscribe the channel if you really like it, if you find it helpful, and I will bring more videos like that for you. Thank you very much.